नमस्कार। आज हम एक गहन पड़ताल कर रहे हैं हाल ही में आई फिल्म सिनर्स संगीत और वैम्पायर की। ये 2025 में रिलीज हुई है। हमारे पास इस फिल्म का एक सार है जो इसकी कहानी, किरदार और इसके संगीत और वैम्पायर वाले अनोखे मेल पर काफी रोशनी डालता है। हाँ बिल्कुल, ये सुनने में ही एक अजीब सा पर दिलचस्प कॉम्बिनेशन लगता है। मतलब 1930 का मिसिसिपी, फिर ब्लूज संगीत, उस वक्त का नस्ल भेद का माहौल और इन सब के ऊपर वैम्पायर। तो हाँ, देखते हैं ये सब मिलकर कैसी कहानी बुनते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1932 में। मिसिसिपी एक किरदार है सैमी। वो बुरी तरह घायल है, हाथ में एक टूटा हुआ गिटार है और वो किसी तरह लड़खड़ाता हुआ एक चर्च में पनाह लेता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा सार में बताया गया है कि चर्च के पादरी मिस्टर हैरिसन वो सैमी के पिता ही निकलते हैं। वो उसे देखते ही फौरन समझ जाते हैं कि बेटा किसी बड़ी मुसीबत से बचकर आया है, और वो तुरंत उसे कहते हैं कि भाई ये संगीत मंगीत छोड़ दो। वो इसे खतरनाक मानते हैं। अच्छा। यहीं पर एकदम शुरुआत में ही कहानी का एक मुख्य तनाव, एक कॉन्फ्लिक्ट सेट हो जाता है। संगीत जो सैमी का जुनून है और दूसरी तरफ सुरक्षा, या शायद कहें धर्म का रास्ता। सही कहा। ये पिता पुत्र वाला एंगल कहानी को एक भावनात्मक गहराई देता होगा। खैर, फिर कहानी एक दिन पीछे जाती है। फ्लैशबैक। अब हम मिलते हैं दो भाइयों से, स्मोक और स्टेक। हाँ, और कमाल की बात यह है, जो मुझे भी काफी दिलचस्प लगी, कि दोनों ही किरदार माइकल बी जॉर्डन ने निभाए, है ना। ये दोनों भाई शिकागो की माफिया दुनिया से वास्ता रखते थे पहले, और अब मिसिसिपी लौटकर अपना क्लब जूक जॉइंट खोलना चाहते हैं। बिल्कुल, और उनका ये क्लब खोलने का फैसला हमें सीधे उस वक्त की एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है। अमेरिका का वो दौर, नस्ल भेद का, जिसे जिम क्रो ईरा कहते हैं। जब वो सैम हिल नाम की जगह खरीदने जाते हैं हॉगवुड नाम के एक श्वेत व्यक्ति से, तो हॉगवुड का जो रवैया है वो साफ दिखाता है कि अश्वेत लोगों के लिए कितनी नफरत, कितना तिरस्कार था उस वक्त। ये सिर्फ किसी एक आदमी की नफरत नहीं थी, ये उस समाज की, उस व्यवस्था की सोच थी जो अश्वेत समुदाय को आगे बढ़ने से रोकती थी। और इसी मुश्किल माहौल में ये भाई अपना सपना पूरा करना चाह रहे हैं। इसी बीच सैमी, जो पता चलता है कि इन भाइयों का चचेरा भाई है, वो अपने पिता के सामने संगीत के लिए अपने जुनून की बात रखता है। हाँ, और स्मोक और स्टेक उसे एक मौका देते हैं, उसे अपने क्लब में गिटार बजाने का काम देते हैं। सैमी के लिए तो जैसे सपना सच हो गया। सही। और यहाँ ये ब्लूज संगीत, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। सार ये बताता है कि इस संगीत में एक खास तरह की शक्ति है, आत्माओं को खींचने की शक्ति, अच्छी आत्माएं भी और बुरी भी। अच्छा, ये तो काफी अलग बात है। हाँ, ये सिर्फ एक म्यूजिक जॉनर नहीं है, बल्कि कहानी में एक तरह का अलौकिक या स्पिरिचुअल एलिमेंट बन जाता है। जैसे संगीत यहाँ एक चुंबक की तरह काम कर रहा है। ये ब्लूज वाली बात वाकई कहानी को एक अलग परत देती है। अच्छा, तो क्लब के लिए टीम भी इकट्ठा होनी शुरू होती होगी। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं। कई तरह के लोग हैं इसमें, जैसे ग्रेस और बोर्डो हैं, एक चीनी जोड़ा, वो खाने पीने का इंतजाम देखेंगे। ठीक है। फिर जेडी है, एक पुराना अनुभवी संगीतकार, वो माउथ ऑर्गन और पियानो संभालेगा। परलीन है, एक गायिका, सार बताता है कि सैमी का दिल उस पर आ जाता है। ओके। मैरी है, एक श्वेत महिला जिसका स्टेक के साथ रिश्ता है। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है उस दौर के हिसाब से। हाँ। फिर कॉर्नब्रेड है, एक हट्टा कट्टा किसान, वो बाउंसर बनेगा। सही। और एक और किरदार है एमी, स्मोक की पूर्व पत्नी। हाँ, इनके बारे में क्या खास है? वो खाना पकाने में माहिर है, पर साथ ही ऐसा लगता है कि वो कुछ रहस्यमयी चीजें, शायद कुछ जादू टोना या लोक मान्यताएं भी जानती हैं। जादू टोना? वाकई? हाँ, उसका मानना है कि अगर हम अपने पूर्वजों को याद करें तो वो हमारी रक्षा करते हैं। वो तो ये भी दावा करती हैं कि शिकागो में स्मोक की जान उसी की प्रार्थनाओं ने बचाई थी। अरे वाह! यह किरदार कहानी में आस्था, भाग्य और शायद थोड़ी रहस्यमयी शक्तियों का पुट डालता है। क्लब सिर्फ एक बिजनेस वेंचर नहीं है, इन सबके सपनों, विश्वासों और रिश्तों से मिलकर बन रहा है। बिल्कुल। और फिर वो दिन आता है जब जूक जॉइंट खुलता है। माहौल एकदम जश्न का है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पी रहे हैं। 30 के दशक के उस मसले भेदी माहौल में अश्वेत समुदाय के लिए ये अपनी एक जगह होना, अपनी आजादी का जश्न मनाना, ये बहुत बड़ी बात रही होगी। हाँ, उनके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। और स्मोक का दिल भी बड़ा दिखाया गया है। वो उन लोगों को भी अंदर आने देता है जिनके पास पैसे नहीं है,
ये जगह उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाने जैसी है, एक सेफ हेवन। बिल्कुल। लेकिन जहां एक तरफ ये इंसानी जश्न और उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी तरफ अंधेरे में कुछ और भी पनप रहा है। वैम्पायर्स। हाँ, रेमिक नाम का एक वैम्पायर, वो मदद मांगने के बहाने घरों में घुसता है और फिर वहां के लोगों को वैम्पायर बना देता है। और उसे ढूंढते हुए कुछ वैम्पायर हंटर्स भी पहुंचते हैं। अच्छा, हंटर्स भी हैं। हाँ, इससे ये पता चलता है कि ये क्लासिक वैम्पायर हैं, मतलब जो धूप में नहीं निकल सकते, खून पीते हैं। तो कहानी के 2 ट्रैक एक साथ चल रहे हैं, एक तरफ क्लब का जीवन, दूसरी तरफ ये वैम्पायर वाला खतरा। सही कहा, एक तरफ इंसानी सपने और संघर्ष, दूसरी तरफ ये अलौकिक जानलेवा खतरा। अच्छा, अब वापस क्लब में आते हैं। जश्न चल रहा है और सैमी अपना गिटार उठाता है, वो अकॉस्टिक गिटार जिस पर वो सिल्वर रोजेट लगा है और उंगली में स्लाइड मेटल रिंग। हाँ, ब्लूज की वो खास आवाज निकालने के लिए वो बजाना शुरू करता है और उसका संगीत, उसमें इतना दम है, इतना जादू है कि पूरा क्लब शांत हो जाता है। सब एकदम खो जाते हैं उसे सुनते हुए। और यहीं पर उस संगीत की वो दोहरी ताकत सामने आती है जिसकी बात हमने पहले की थी, कि वो आत्माओं को खींचता है। हाँ, वो न सिर्फ इंसानों को मोह लेता है बल्कि आत्माओं को भी खींचता है। अच्छी आत्माएं भी शायद महसूस होती होंगी, लेकिन उसके साथ साथ वो बुरी आत्माओं को भी खींच लाता है। यानी रेमिक और उसके नए बनाए हुए वैम्पायर्स को वो सीधे क्लब की तरफ खींचे चले आते हैं। ओह, तो सैमी का संगीत, उसका जुनून अनजाने में ही खतरे को दावत दे रहा है। बिल्कुल, उसकी कला ही मुसीबत को बुला रही है। तो वैम्पायर्स क्लब के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। हाँ, पहले कॉर्नब्रेड उन्हें रोकता है, फिर स्मोक खुद सामने आता है। वो अंदर आने की इजाजत मांगते हैं, लेकिन स्मोक मना कर देता है। यहाँ वैम्पायर वाला वो क्लासिक नियम काम करता है कि बिना बुलाए अंदर नहीं आ सकते। सही। रेमिक इस पर नस्लभेदी ताना भी मारता है कि गोरे हैं इसलिए अंदर नहीं आने दे रहे। ये टकराव भी बड़ा सिंबॉलिक है। हाँ, एक तरफ क्लब अश्वेतों के लिए सुरक्षित जगह है, दूसरी तरफ ये वैम्पायर भी एक तरह के आउटसाइडर हैं जिन्हें रोका जा रहा है। लेकिन तभी एक गलती हो जाती है। मैरी। हाँ, मैरी, स्टेक की श्वेत प्रेमिका। वो शायद सोचती है कि इन गोरों से बात करके क्लब के लिए और पैसा कमाया जा सकता है, या शायद सिर्फ उत्सुकता में वो बाहर चली जाती है उनसे मिलने, और वैम्पायर्स उसे काट लेते हैं। वो भी वैम्पायर बन जाती है। अरे नहीं, ये तो कहानी का बहुत बड़ा टर्न है। अब खतरा अंदर से ही आएगा। बिल्कुल, एक अंदर का ही इंसान अब दुश्मन बन गया है, और अब तो उसे अंदर आने के लिए किसी इजाजत की जरूरत भी नहीं रही शायद। तो अब संक्रमित मैरी आसानी से क्लब में घुस जाती है। हाँ, और वो सीधे स्टेक के पास जाती है और उसे भी वैम्पायर बना देती है, अपने प्रेमी को ही। ओह। स्मोक जब ये देखता है तो वो मैरी पर गोली चलाता है, लेकिन वैम्पायर बन चुकी मैरी पर गोली का कोई असर नहीं होता। क्लब में तो भगदड़ मच गई होगी। जाहिर है, दहशत फैल जाती है। इसी उथल पुथल के बीच हमें शायद वैम्पायर्स की कमजोरियों का भी पता चलता है। हाँ, सार में बताया गया है लकड़ी की नुकीली चीजें जैसे स्टेक, चांदी, किसी भी रूप में, चाकू हो, प्लेट हो, गोली हो, या शायद सैमी के गिटार का वो सिल्वर रोजेट भी, ये हो सकता है। और सूरज की रोशनी और लहसुन, क्लासिक कमजोरियां। तो अब कम से कम ये पता है कि इनसे लड़ा कैसे जा सकता है। उम्मीद की एक किरण। हाँ, पर खतरा अभी भी बढ़ रहा है। जो चीनी व्यक्ति था, बोडो, और बाउंसर कॉर्नब्रेड जो बाहर गए थे, वो भी वैम्पायर बन गए। हाँ, और अब कॉर्नब्रेड वापस आता है दरवाजे पर और अंदर आने की इजाजत मांगता है। ये अजीब है, वो तो वहाँ काम करता था, इजाजत क्यों मांगेगा? यही तो। स्मोक और स्टेक फौरन समझ जाते हैं कि ये अब असली कॉर्नब्रेड नहीं है। ये वैम्पायर्स की पहचान बन गई है कि वो इजाजत मांगते हैं। तो स्मोक क्या करता है? कॉर्नब्रेड एक और चाल चलता है, वो अपने काम के पैसे मांगता है। अच्छा, ये भी कोई ट्रिक है? हाँ, शायद ये भी एक तरह का जाल है। अगर उसकी मांग पूरी कर दी तो वो भी एक तरह का निमंत्रण माना जाएगा, लेन देन हो गया ना। ओहो, ये तो बड़ी चालाकी है। बेटी का वास्ता देती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, और फिर शायद गुस्से में या बेबसी में उसे चुनौती दे बैठती है कि हिम्मत है तो लड़कर दिखाओ। और यही गड़बड़ हो जाती है। हाँ, अनजाने में ही सही, ये चुनौती देना भी वैम्पायर्स के नियमों के हिसाब से एक तरह का निमंत्रण बन जाता है। अरे, तो अब रेमिक और उसकी पूरी टीम को अंदर आने का खुला रास्ता मिल गया है। और फिर तो कत्लेआम शुरू हो गया होगा। हाँ, पूरा क्लब जंग का मैदान बन जाता है। और इसी बीच रेमिक एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली बात कहता है। वो स्मोक से कहता है कि अगर आज रात हम वैम्पायर्स तुम्हें न मारते तो कल सुबह वो नस्ल भेदी गोरे लोग तुम्हें मार डालते। हॉगवुड के भेजे हुए लोग। हाँ, रेमिक तर्क देता है कि वैम्पायर्स में कोई भेदभाव नहीं होता,
हम तो सबको बराबर मारते हैं। ये तो बहुत ही सिनिकल नजरिया है। ना, जैसे कह रहा हो कि नफरत और मौत तो तुम्हारी किस्मत में लिखी ही थी, चाहे हमारे हाथों मरो या इंसानों के। बहुत डार्क बात है ये सुनकर और अपने भाई स्टेक को वैम्पायर बना देखकर स्मोक का दिल टूट जाता होगा। हाँ, और वो गुस्से में वैम्पायर्स पर टूट पड़ता है। क्लब के बाकी बचे लोग भी लड़ते हैं लकड़ी और चांदी से। हाँ, वो लकड़ी के टुकड़ों, चांदी की प्लेटों, चाकुओं से मुकाबला करते हैं। एक भयानक लड़ाई होती है, कई वैम्पायर्स मारे भी जाते हैं। अंत में कौन बचता है? आखिर में सिर्फ स्मोक, वैम्पायर बन चुका स्टेक और सैमी बचते हैं। दोनों भाई आमने सामने। ये तो बहुत दर्दनाक सिचुएशन है। हाँ, और स्मोक अपने भाई स्टेक से भिड़ जाता है, शायद इसलिए ताकि सैमी को भागने का मौका मिल सके। वो भाई के रिश्ते और सैमी की जान बचाने के धर्म संकट में फंसा है। सैमी भागने की कोशिश करता है। हाँ, वो भागता है, लेकिन बाहर रेमिक और उसके बचे हुए साथी उसे घेर लेते हैं। रेमिक उसे ताना मारता है कि देखो, तुम्हारे संगीत ने ही हमें यहाँ बुलाया था। और फिर वो सैमी को मार देता है। नहीं, वो उसे एक अजीब सा प्रस्ताव देता है, मारने के बजाय अपने साथ मिलाने का, वैम्पायर बनकर अमर होने का, ताकि वो हमेशा के लिए अपना संगीत बजा सके। एक तरह का शैतानी सौदा। लेकिन सैमी हार नहीं मानता। उसे एक आइडिया आता है। वो अपना गिटार पूरी ताकत से रेमिक के सिर पर दे मारता है। गिटार से? हाँ, गिटार टूट जाता है, लेकिन उसका जो सिल्वर रोजेट था वो रेमिक के गले में धंस जाता है, आर पार हो जाता है। सिल्वर? चांदी? बिल्कुल। और ठीक उसी वक्त सुबह हो रही होती है, सूरज उगना शुरू हो जाता है। सूरज की रोशनी दूसरी कमजोरी। एकदम सही। चांदी और सूरज की रोशनी का डबल अटैक। रेमिक और बाकी बचे हुए सारे वैम्पायर्स जलकर राख हो जाते हैं। क्या विडंबना है, जिस संगीत ने उन्हें बुलाया, उसी संगीत के यंत्र, गिटार और उसमें लगी चांदी ने उनका अंत कर दिया। सच में कला का एक अलग ही रूप। तो वैम्पायर्स का खतरा तो खत्म हो गया, लेकिन रेमिक की वो बात, हाँ, कि इंसानी खतरा अभी बाकी है। और वो सच साबित होती है। सुबह होते ही हॉगवुड के भेजे हुए वो नस्ल भेदी हमलावर क्लब पर धावा बोल देते हैं। अब कौन लड़ेगा उनसे? स्मोक। और यहाँ स्मोक का किरदार अपने पीक पर पहुंचता है। पता चलता है कि उसने क्लब की जमीन में हथियार छिपा रखे थे। शायद उसे अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा। वो एक मशीन गन निकालता है और अकेले ही उन सब हमलावरों का सामना करता है। अकेले मशीन गन से? हाँ, ये सीन शायद फिल्म का सबसे पावरफुल और दुखद हिस्सा होगा। एक अकेला आदमी अपनी जगह, अपने लोगों, अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है, शायद ये जानते हुए भी कि उसका अंत निश्चित है। वो बहुतों को मार गिराता है। हाँ, लेकिन अंत में वो खुद भी मारा जाता है। ये नस्ल भेद के खिलाफ उसकी आखिरी लड़ाई थी, एक हीरो की मौत। स्मोक की कहानी यहीं खत्म होती है, बहुत दुखद। और फिर हम वापस उसी सीन पर आते हैं जहां से फिल्म शुरू हुई थी, पिता के पास। और उसके पिता उसे फिर से वही कहते हैं, संगीत छोड़ दो, इसी ने सब तबाह किया, कसम खाओ। अब सैमी के सामने फिर वही चुनाव है, पिता की बात माने, सुरक्षित रास्ता अपनाए, या अपने संगीत के जुनून को चुने, जिसने उसे इतना कुछ दिया भी और उसकी वजह से इतना कुछ छिन भी गया। और वो क्या चुनता है? अंत में वो गिटार नहीं छोड़ता। अच्छा। ये उसकी कला के प्रति उसके अटूट समर्पण को दिखाता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो, कीमत कुछ भी हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती? नहीं, कहानी फिर एक बड़ा जंप लेती है, 60 साल आगे। 60 साल? हाँ, साल है 1992। सैमी अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो एक कामयाब संगीतकार बन गया है। हाँ, एक मशहूर सम्मानित ब्लूज संगीतकार। उसका कमरा ट्रॉफीज और पुरानी तस्वीरों से भरा है। उसने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को दी। और फिर? और तभी उसे मिलने दो लोग आते हैं। कौन? स्टेक और मैरी। स्टेक और मैरी? हाँ। वो तो वैम्पायर बन गए थे। बिल्कुल, और वैम्पायर होने की वजह से उनकी उम्र नहीं बढ़ी है। वो 60 साल बाद भी वैसे के वैसे ही दिखते हैं। ये तो बड़ा चौंकाने वाला पल होगा सैमी के लिए। हाँ, और यहाँ एक और बड़ा राज खुलता है। स्टेक बताता है कि उस रात क्लब में स्मोक ने उसे जानबूझकर पूरी तरह मारा नहीं था। मतलब? स्मोक ने स्टेक से एक वादा लिया था मरने से पहले। क्या वादा? कि वो सैमी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसे एक सामान्य इंसान की तरह जीने देगा और अपनी मौत मरने देगा। अरे बाप रे, तो स्मोक ने अपने भाई को वैम्पायर बनने दिया, शायद ये जानते हुए कि वो हमेशा रहेगा, ताकि वो सैमी की रक्षा कर सके या कम से कम उसे अकेला छोड़ दे। ऐसा ही लगता है। यह स्मोक का आखिरी बलिदान था शायद। और वैम्पायर्स अपना वादा नहीं तोड़ते, ये भी हमने देखा था। हाँ, ये भी एक नियम था। इसीलिए स्टेक और मैरी ने 60 साल तक सैमी को परेशान नहीं किया। वो दूर से ही उसे देखते रहे होंगे। अब क्यों आए हैं वो? अब जबकि सैमी बूढ़ा हो गया है, अपनी जिंदगी जी चुका है, वो उसे फिर से वही प्रस्ताव देते हैं। अमर होने का, वैम्पायर बनने का। हाँ, हमेशा के लिए जीने का, शायद हमेशा के लिए संगीत बनाने का। और सैमी, क्या वो इस बार मान जाता है अपने भाई के कहने पर? नहीं,
सैमी एक बार फिर मना कर देता है। फिर से? हाँ, जैसे उसने सालों पहले रेमिक को मना किया था, वैसे ही अब वो अपने भाई और मेरी को मना करता है। वो अपनी इंसानी जिंदगी और अपनी इंसानी मौत को चुनता है। बिल्कुल, वो अमरता को स्वीकार नहीं करता। और मना करने के बाद स्टेक और मैरी चले जाते हैं। हाँ, वादे के मुताबिक या शायद वैम्पायर के नियमों के तहत मनाही के बाद उन्हें जाना पड़ता है। लेकिन जाते जाते वो कहते हैं, चलो ठीक है, कम से कम एक आखिरी बार कुछ अच्छा सा ब्लूज ही सुना दो। और सैमी अपना गिटार उठाता है और उनके लिए बजाता है। और यही फिल्म खत्म होती है। हाँ, इसी नोट पर। वाह, वह ये थी सिनर्स, संगीत और वैम्पायर की कहानी। इसमें ब्लूज संगीत का जादू है, नस्ल भेद का दर्द है, भाइयों की वफादारी और कुर्बानी है, वैम्पायर्स का खौफ है और अंत में व्यक्तिगत चुनाव का महत्व। बहुत सारे तत्व एक साथ बुने गए हैं। वाकई, और संगीत यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, वो कहानी का इंजन है। वो अच्छी चीजों को भी खींचता है, जैसे लोगों को क्लब मिलाता है, उन्हें जोड़ता है, और बुरी चीजों को भी, जैसे वैम्पायर्स को। हाँ, ये एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कला, जैसे सैमी का ब्लूज संगीत, वाकई इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो अनजाने में अच्छाई और बुराई दोनों को अपनी ओर खींच ले? सही बात है। सैमी का संगीत तो उसकी आत्मा की आवाज थी, उसका पैशन था, पर वही आवाज उन बुरी शक्तियों को भी सुनाई दी। क्या ये कला की एक कीमत है जो चुकानी पड़ती है? सोचने वाली बात है। और स्मोक का वो फैसला, अपने भाई स्टेक की जान एक तरह से बख्श देना, उसे हमेशा के लिए वैम्पायर रहने देना, लेकिन बदले में सैमी को एक पूरी इंसानी जिंदगी मिली। क्या ये सही सौदा था? एक भाई के लिए उसने दूसरे भाई का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। ये नैतिक रूप से बहुत जटिल सवाल है। शायद इसका कोई आसान सीधा जवाब नहीं है। फिल्म शायद यही दिखाती है कि इंसानी रिश्ते कितने उलझे हुए होते हैं, कला की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है, और अंधेरे से लड़ने के तरीके भी कितने अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो अंधेरा नस्ल भेद का हो या फिर सचमुच के वैम्पायर्स का। और अंत में सैमी का चुनाव, पहले संगीत न छोड़ने का चुनाव और फिर अंत में इंसान बने रहने का चुनाव। हाँ, शायद यही कहानी का निचोड़ है। अपनी पहचान को पकड़ कर रखना, अपनी शर्तों पर जीना चुनना, चाहे नतीजा कुछ भी हो, ये अपने आप में एक ताकत है।